इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तमाम बातें आराम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कौन थे वो मेन लीडर्स, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन कौन से मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारत के संविधान को बनाने में क्या मेजर रोल प्ले किया है। आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर जितने इम्पोर्टेंट कार्टून्स हैं जो कि आपके 4 नंबर होल्ड करते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो उनके क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं और आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एट दी एंड आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस का मतलब होता है जितने भी आपके प्रावधान हैं वो कहाँ से मिले थे, मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वो कहाँ से मिले थे, किन किन कंट्रियों से हमने लिया था, इन सभी तमाम चीज़ों के आपको पता चल जाएगा मेरी इस वीडियो के अंदर। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो कि बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, हमारा संविधान कैसे और क्यों। तो आओ चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. संविधान महज एक वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा सदैव युग की भावना है। देखो भाई, सबसे पहले टॉपिक्स कवर मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक्स कराए हैं इस वीडियो के अंदर। देखो भाई, जो भी आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, ये एनसीईआरटी है हम सबकी, ठीक, अपनी ये एनसीईआरटी बुक साथ में लेकर के बैठना है। जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक करा रही हूँ उसको साथ साथ टॉपिक के साइड में हर एक चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको लिखते रहना, ताकि आप जब दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने बैठो तो आपको दोबारा हर एक सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है टॉपिक्स कवर, इसी में मैंने जो जो सेंटेंसेस रेड कलर से मार्क कर रखे हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट में डाल रखा है मैंने प्रोविजंस अडॉप्टेड, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछने के काफ़ी ज़्यादा ही हाई चांसेस हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। क्यों? क्योंकि जब आपका 6 नंबर का लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही आएगा, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखो भाई, जो जो मैंने रेड से लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आंसर्स में लिखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो कि एक मूल बेसिक, एक ऐसा फाउंडेशनल आप कह सकते हो ऐसे सिद्धांत है जिसके थ्रू एक पूरा जो स्टेट है वो काम करता है, वो गवर्न होता है, वो चलता है। अब याद रखना इस बात को, देखो आप क्लास 11th में आ गए हो, आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जब भी हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम पूरी कंट्री को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्ड कंट्री यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं। स्टेट एज इन पूरा इंडिया को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स, वो ऐसे बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशनल ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू एक जो कंट्री है वो गवर्न होती है, वो चलती है, वो काम करती है, वह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आपको ये होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर गिवन होता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो काम कैसे करेगी, उसके पास कितनी पावर होगी, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर, कोई भी है। ठीक है, तो वो काम कैसे करेगी वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इनको राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का काम किसने किया,
कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आगे आने वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे देश हैं हमारे दुनिया में, ठीक है, तो हो सकता है किन्हीं किन्हीं देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन हो। रिटन मतलब जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना, वैसा ही रिटन हो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? USA, फ्रांस, इंडिया, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं कि अनरिटन हो, क्या पता उनको लिखने का मन नहीं किया, उन्होंने लिखा नहीं हो, ठीक है, बेसिकली अनरिटन हो। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? UK, इजराइल और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन का। जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने बता दिया बेसिकली वो फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। हम लोग आते हैं नेक्स्ट इज योर प्रियम्बल। अब मेरे को फंक्शंस बताने थे, आई नो, पर मैंने प्रियम्बल क्यों उठाया? तो भाई आपकी जो NCERT है उसके भी स्टार्टिंग में आपको गिवन है ये प्रियम्बल, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दी उसकी। आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल के अंदर क्या क्या बातें झंड है। अब क्यों ये चीज़ पता होनी चाहिए? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ये आपके इस चैप्टर का ही पार्ट बन जाता है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, 2 थिंग इज़ कि भाई मेरे पेपर में भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, डिफाइन प्रियम्बल। तो हर एक वर्ड का मतलब आपको खाली लिख कर के आना है, भले आप उसको एक लाइन में लिख दो, नो इश्यूज़, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई हर एक वर्ड का मतलब क्या है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्यों? क्योंकि मेरे इसमें थोड़े नंबर कटे थे, इस वजह से मुझे आज भी ये चीज़ याद है कि मुझे प्रियम्बल समझाना है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले आते हैं हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि हम जो जितने भी लोग हैं ना, इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर दी है, ये अथॉरिटी दी है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पावर से, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है, ठीक है। नंबर 1, हैव सोमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब इसका जो ये लाइन मैंने पढ़ी, इसका मतलब है कि हम सब ने ये मिलकर के ठाना है, ये सब निर्णय लिया है कि हम, जो हमारा देश है इंडिया, वो एक सॉवरेन नेशन है। सॉवरेन का मतलब होता है हम एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री में पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स का रूल था, पर अब हम इतने सशक्त हैं, अब हमारे पास पूर्ण स्वराज है, ठीक है। अब हमारे ऊपर किसी भी जो एक्सटर्नल बॉडी है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हम हमारे जितने भी लॉज हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, हम सब कुछ खुद का स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, सॉवरेन है हम। सेकंड इज़ भाई और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में सबको सोशली और इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिलेगी। इसका मतलब है कोई भी रिच है, पुअर है, जो भी कोई लॉ है, लॉ की नज़र में सब सेम है, ठीक है। चाहे वो जेंडर हो जाए, चाहे वो आपका ये इकोनॉमिक स्टेटस को देख करके हो जाए, चाहे वो सोशली जो उनका स्टेटस है उसको देख के हो जाए कि भाई कोई इंसान इसका टाइटल बहुत अच्छा है, जो कि अब नहीं है हमारी कंट्री में ऑल दो, ठीक है। कोई सोशली बैकवर्ड है, कोई ST SC OBC है, कोई जनरल कैटेगरी का है, सबको लॉ की नज़र में इक्वली देखा जाएगा। अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने कोई गलत काम किया है, तो सबको इक्वली देखा जाएगा, ठीक है। हमारी कंट्री में हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबके वेलफेयर के लिए, ठीक है, ST SC OBC EWS हर एक कैटेगरी के लिए जो है वो काम करती है, वो वेलफेयर पॉलिसीज़ लेकर के आती है, ठीक है। हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है, मतलब कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके हाथ में सब कुछ नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत कुछ है। यहाँ पे हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। अच्छा गाइज़, मैं आपको अभी बता देती हूँ ये बात, अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, तो उसको ना कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि मुझे इस पार्ट से इस पार्ट में ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा समझाऊँ। कहाँ पे? अपने शॉर्ट्स में, जो यूट्यूब शॉर्ट्स का सेक्शन होता है ना, मैं वहाँ पर उस चीज़ की प्रॉपर हेडिंग डाल करके आपको वीडियो ले आऊँगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो मैं हर एक क्वेश्चन को सही से एड्रेस कर पाऊँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ भाई योर सेक्युलर, कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इसका मतलब ये है कि हर एक रिलीजन को, हर एक कोई भी धर्म है, जाति है, हम सबको इक्वल समानता देते हैं। कोई भी एक डोमिनेंट रिलीजन नहीं है, हम लोग सेक्युलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ भाई डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब कि हमारी कंट्री में आपको पता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हुए 2024 में, तो वैसे ही हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। हमारी कंट्री में कोई भी मोनार्क रूल नहीं है,
ठीक है, कोई भी हमारी कंट्री में अथॉरिटेटिव रूल नहीं है। चाइना में आप कह लो वन सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पार्टी है जो हर बार आती है, वही आके रूल करती है। हमारी कंट्री में ऐसा है नहीं है। हमारी कंट्री में हम प्रॉपर इलेक्शंस करवाते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की हेल्प से हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाते हैं और इसी रीज़न से डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेटिक बोला क्या है हमारी कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब है कि जहाँ पे जो हेड है स्टेट का, स्टेट माने कंट्री का, जहाँ पे जो हेड है वो कौन है, वो इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। देखो पहले के टाइम पे, बहुत 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 पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तब के टाइम पे क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम था। हेरिडेटरी मोनार्क था, राजा का बेटा राजा। वहीं अब के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो होगा आपका हेड ऑफ द स्टेट। अब वो कैसे इलेक्ट होता है भाई, वो इलेक्ट होता है इलेक्टोरल कॉलेज से। अब ये सब क्या सिस्टम है, कैसे इलेक्ट होता है, ये सब आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आगे जब पढ़ोगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है तब आपको मैं हर एक चीज़ समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ भाई एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, कि भाई उनको जस्टिस मिले। जस्टिस कैसा मिले भाई, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। इसका मतलब ये होता है कि हर एक वर्ग के जो लोग हैं उनको सोशली हम अपलिफ्ट करें, ठीक है। हर एक इंसान को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मतलब कि उनको सबको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। पॉलिटिकली कैसे कि भाई हर एक इंसान जो है वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में खड़ा हो सके, ठीक। नेक्स्ट इज़ भाई लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड ऑफ फेथ एंड वर्शिप। देखो भाई हर इंसान के पास इतना राइट होना चाहिए ताकि वो फ्री रहे। आप जैसे मर्जी में आओ, अपना जो भी रिलीजन आपको फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो, आपको प्रे नहीं करना है आप नहीं फॉलो कर सकते, या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपको जो एक्सप्रेस करने हैं थॉट्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, बशर्ते आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहे। आप इंडिया के कंट्री के अंदर रह करके ही इंडिया की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। जो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल देशभक्त बनो, आप वैसे बनो। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, पर आप इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की बुराई कर रहे हो कि भाई इंडिया तो ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया को गलत गलत चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसके पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ भाई फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड, कि सब हम लोग सब मिल करके साथ साथ रहें, साथ साथ चलें। जैसे कि हम लोग हिंदी, जो नॉर्मल हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बीच में जो ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ये सब ना हो, सब एक साथ मिल करके चलें, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा जो प्रियम्बल है वो समझाया है। लास्ट में लिखा हुआ है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इस डेट को याद रखना। इस दिन हमने अपना जो ये प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है और गिव मतलब दिया है, ठीक है। टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये सब काम किया है। पर आपको अभी ये बात जान लेनी है, समझ लेनी है, वहीं पे साइड में लिख लेना कि हमने इस दिन पे अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव किया है, एनफोर्स नहीं किया है। एनफोर्स तो हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब ये जो 2 महीने का गैप है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये चाहिए क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। देखो भाई मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबके सोसाइटी के बीच में सब साथ में मिल करके रहने चाहिए। इस वजह से एक प्रॉपर बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। आपके भी स्कूल में आपको प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं ताकि आप जो सारे बच्चे हैं वो सब एक तरीके से रहें, एक तरीके से हम लोग काम करें। आपकी स्कूल ड्रेस हो गई, ठीक है, आपका जो प्रॉपर मॉर्निंग जो प्रेयर्स होती हैं वो हो गए, आपका प्रॉपर लंच ब्रेक हो गया, आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल दिया गया, आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। आप मारपीट करोगे आप सस्पेंड हो जाओगे, ये सब आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए ना। आप कोई भी क्लासरूम की चीज़ें तोड़ फोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके लिए आपको पिटाई लग सकती है, आपको स्कूल से निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये सब आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस है। आप सही रहोगे, आपने अच्छा काम किया, आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, आपको अवार्ड मिला,
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक रूल्स है, रेगुलेशंस है जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आप जो है वो पूरे स्कूल के साथ सही से काम कर सको, सही से चल सको, सही से सब कुछ मिल बांट करके हम सब रह सके। वही सेम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप पूरे देश के कॉन्सेप्ट पे देखो, ठीक है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रॉपर एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि हम सब के सब जो सोसाइटी में है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, हम सब एक साथ मिल करके रह सकें पीसफुली, ठीक है। तो यही आपका आता है फंक्शन में सबसे पहला पार्ट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, ठीक है। अब मैं आपको ना ये समझाते समझाते आपकी एनसीईआरटी से रिलेट करते करते बताऊंगी कि भाई आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और क्या क्या सारी की सारी चीज़ें हैं एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। भाई जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है ना, आप जब भी अपना आंसर लिखोगे तब आप मेंशन क्या करोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। उसके बाद जो ये रेड कलर की लाइन है, जैसे इसमें है वैसे ही बाकी 4 जो हैं आपके उनमें भी है फंक्शंस में, तो आपको उसके बाद वो लिखनी है एज इट इज़। उसके बाद आप 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में इसका मतलब समझा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। इसका मतलब ये होता है कि हर एक इंसान जो सोसाइटी का है वो एक साथ अलाइन होकर के चलेगा और इसी के साथ साथ सबको आश्वासन मिलेगा सोसाइटी के अंदर। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। देखो भाई, आप इमेजिन करो कि आप एक जो ग्रुप है उसके मेंबर हो, ठीक है, और उसी ग्रुप के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, अलग अलग रिलीजन के डाइवर्स ग्रुप हैं, ठीक है। अब है इसमें कोई रिच है, इसमें कोई पुअर है, इसमें कोई बहुत ओल्ड एज का है, कोई यंग जनरेशन है, ठीक है। जेंडर का भी डिफरेंस है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ठीक है। तो सब अलग अलग टाइप के बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, मतलब कि बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कि भाई अब इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई चाहता है कि किसी को कैसा प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, कोई चाहता है कि भाई बच्चों को स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसको कितने राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई सबके अपने अपने शौक़ हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, क्या पता कल को लड़ाई हो जाए प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब इन सबको एक साथ लेकर के चलना, बेसिक रूल्स को लेकर के चलना, बेसिक वैल्यूज़ को लेकर के चलना, तो इन सबको एक साथ लेकर के चलना क्या ये ज़रूरी है, हाँ कि नहीं? भाई ये ज़रूरी है। आप एग्जांपल लो, आपका जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है अलग अलग एथनिसिटी जो लोग थे वो वहाँ पे रहते थे। बेल्जियम वाले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने समझा कि हम सब एक साथ मिल करके चलेंगे तभी जो है काम जो है, जो कंट्री जो है वो अच्छे से चल सकती है। वहीं श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, वो जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, इंडियन तमिल्स वगैरह जो ग्रुप का डिफ्रेंशिएशन था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है आकर के रूल करना चाहती थी, डोमिनेंस बनाना चाहती थी, तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाई, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जहाँ पे एक बेसिक सेट हो रूल्स का, रेगुलेशंस का, जहाँ पे सबको एक साथ मिल करके चलना है, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है, वहाँ पे उसी के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अलाउ करता है कि भाई वहाँ पे वो जो कंट्री है, वो जो स्टेट है वो अच्छे से चल सकती है, अच्छे से गवर्न हो सकती है, ठीक है। तो आपका पहला जो है वो फंक्शन ही यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि हर एक इंसान के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके चले, सबको एश्योरिटी दे कि अगर आपके साथ कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हो गई, किसी का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। तो यही मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। हर एक इंसान जो है वो पीसफुली रह सके, सबका जो है, सबका जो इंटरेस्ट है उसको सुना जाए, सब कोई अच्छे से रह सके, यही आपका जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन क्या है भाई हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन का, कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि किसके पास पावर्स होनी चाहिए जो हमारे लिए प्रॉपर लॉज बना सके, हमारे लिए डिसीजंस ले सके, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। पर ये जो फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल है ये बनाएगा कौन, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारे कंट्री में तो मोनार्क का रूल होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि सिंगल पार्टी का डोमिनेंस होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो बनाएगा कौन हमारे लिए लॉज,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में भी गिवन है कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे मोनार्की होती है, मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल लेते हैं आपका यूके हो गया, ठीक है। आपके एग्जांपल्स में और ले लो, आपका भूटान हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जहाँ पे भाई आपका सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता है, चाइना हो गया, आपका सोवियत यूनियन जो था उस टाइम पे, ठीक है, आपका हो गया, इसके अलावा वियतनाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं पे आते हैं जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है भाई, इंडिया, अपना इंडिया है, नॉर्वे ले लो, यूएसए ले लो, एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर किसके पास रहेगी पावर कि वो डिसीजंस ले सके। डिसीजंस की पावर रहती है भाई किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट दैट इज़ हमारी जो लेजिस्लेचर है कि वो कैसे लॉज बनाए, हमारे गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसके पास पावर है कि वो हमारे लिए लॉज बनाए, हमारे लिए पॉलिसी बनाए। तो यही है आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स कि किसके पास सोसाइटी के अंदर पावर है कि वो हमारे लिए लॉज बनाए। मोनार्की के पास मतलब किसी किंग के पास है? नहीं। क्या किसी से सिंगल पार्टी डोमिनेंस है हमारी कंट्री के अंदर? नहीं। किसके पास है? गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है। गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसको हम हर 5 साल बाद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज़ भाई लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो भाई, आप एग्जाम्पल लो इसका कि आपका ये जो कंट्री है, आपके अंदर जो गवर्नमेंट आ रही है, अब ये कल से बोल दे कि नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो है वो 9 to 9 जॉब करे। 9 to 5 होती है ना, बट 9 to 9 जॉब करे। हर एक इंसान जो है वो मुझे एक ही कपड़ों में दिखना चाहिए। हर एक इंसान जो है वो गाना नहीं गा सकता जब तक मैं अलाउ ना करूँ। ऐसे गवर्नमेंट लॉज निकाल करके लेकर के आ रही है, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी, डोरेमोन की मूवी थी, उसके बाद आए आशाएं, सिर्फ राजघराने के रोबोट से गाना गा सकते हैं। तुम्हारी गाना गाने की हिम्मत कैसे हुई? स्टील ट्रूप्स करके, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो छोटा सा क्यूट सा बर्ड नहीं होता पेप्पो, वहाँ पे वो कहता भी नहीं कि हम जो रोबोट्स हैं, छोटे मोटे रोबोट्स को गाने की इजाज़त नहीं है मेकाटोपिया के अंदर, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ इलीट क्लास के जो रोबोट्स हैं उनको गाने की इजाज़त है। तो अगर सोचो सेम हमारी गवर्नमेंट कर दे कि भाई जितने भी इलीट लोग हैं उनके पास ही पावर है जो भी कोई गाना गाना है उसको लेकर के, तो कैसा होगा? तो फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, कि हमारे ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो राज कर रही है। तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना करे हमारी कंट्री के ऊपर, इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी संविधान हमें गिवन है, प्रोविजंस, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ लिमिट लगाना गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो हमारे जो सिटीजन्स है उसके ऊपर ज़्यादा अपनी अथॉरिटी ना जमाएं, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप ना जमाएं। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी भी कीमत पे जो गवर्नमेंट है वो हमसे नहीं ले सकती। हमारा राइट टू लाइफ, हमारा राइट टू लिबर्टी, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो सब हमारी गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम भी है, ठीक है। अगर सोचो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सीधे सीधे एक लॉ फेंक करके मारेगी, वो एक सीधे सीधे एक ऑर्डर फेंक करके मारेगी, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जो जुडिक्शन है उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई कि एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। देखो, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर ना बहुत टाइम पहले से ही 4 वर्ण का सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। जहाँ पे ये जो शूद्र कास्ट थी, जिसको बहुत ही नीची जाति का देखा जाता था, मतलब जितने भी होते हैं ना ऐसे डेड बॉडीज़ को उठाना, उनको जलाना, ऐसे कूड़ा कचरा उठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ही सौंपा जाता था, इनको ही ऐसी नीची नज़रों से देखा जाता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला, ताकि जितने भी होप्स है हर एक इंसान के, जितने भी होप्स हैं, जितने भी एस्पायरेशंस हैं ना, जो भी ड्रीम्स है, जो भी इंटरेस्ट है, हर एक इंसान के वो सब साथ में मिल कर के चलें, साथ में एक साथ होकर के चलें, ठीक है।
अच्छा, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, साउथ अफ्रीका का क्या होता था भाई, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि काले और गोरे का जो भेद था, ठीक है। ब्लैक्स को बिल्कुल भी कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते थे, एजुकेशनल राइट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिए जाते थे। वहीं अगर हम लोग अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, ताकि हर एक जो सोसाइटी का मेंबर है हमारे इंडिया के अंदर, वो सब साथ में मिल करके चले, साथ में सबके जो होप्स हैं वो सब साथ में रहें, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये निर्धारित करता है। अब कैसे निर्धारित करता है, वही मैंने आपको अभी बताया कैसे भाई, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर ही आपको बहुत सारे राइट्स ऐसे गिवन है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे अबॉलिशन हो गया, अनटचेबिलिटी। आप आज के टाइम पे देखो, ठीक है, कोई भी ऐसे ST SC OBC को अगर आप कुछ बोल भी दोगे ना, उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। इतने सख्त कायदे और कानून हैं, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि हर एक इंसान को सोसाइटी में सही से इज्जत मिले, सही से उनके होप्स, उनके जो एस्पिरेशंस है उनको सुना जाए, ठीक है। साथ साथ क्या हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये निकाला, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाला। प्रियम्बल मैंने आपको अभी समझाया कि हर एक इंसान को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये DPSP सिस्टम क्या है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, बस अभी के लिए इतना जानो कि DPSP सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए, जहाँ पे प्रॉपर बेसिकली अब ऐसे मानो मॉरल्स वगैरह, ठीक है। दैट्स इट। ओके, लास्ट है आपका भाई फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। इसका मतलब ये होता है कि जो एक मूल आइडेंटिटी है, मूल आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज होगे एक इंडियन सिटीज़न के, वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो आपको पता है, जो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बेसिकली क्या, एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये निर्धारित करता है कि हमें गवर्न कौन करेगा, हमारे ऊपर जितने भी लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में जो है वो बसे हुए हैं, बने हुए हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ और सिंपल तरीके से। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एग्जांपल समझाया था आपके स्कूल का, ठीक है, कि अगर आप अपने स्कूल के अंदर हो, स्कूल के ग्राउंड के अंदर, स्कूल के प्रेमाइसिस के अंदर हो, आप सब ने सेम ड्रेस पहनी हुई है, आप सब के सब सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, सब कुछ सेम है, ठीक है। जब तक आप अपनी वो स्कूल ड्रेस के अंदर हो तब आप उस ABC स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ABC स्कूल के आप बच्चे हो, तो ये आपकी क्या है उस टाइम पे आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ऐसा ना हो किसी के साथ, पर सपोज़ करते हैं कभी एक्सीडेंट हो गया किसी बच्चे का, ठीक है, तो कोई छोटी मोटी चोट लग गई या फिर उसे बाहर, तो सबसे पहले जो भी कोई लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि भैया कौन से स्कूल का बच्चा है, सबसे पहले स्कूल पे रिपोर्टिंग होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो कैसे पता चला, आपकी आइडेंटिटी क्या पता चली उस टाइम पे कि भाई आप इस स्कूल के बच्चे थे, इस वजह से आपके इस स्कूल को ही फ़ोन किया गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री के लेवल पे, तो क्या है कि भाई आप इस कंट्री के सिटीज़न हो, आप इस स्टेट के सिटीज़न हो, आप इंडियन सिटीज़न हो, इसी वजह से आपको सारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स हैं, ड्यूटीज़ हो गई आपकी, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, हर एक चीज़ जो है आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से लाइट चली गई। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं 3 टाइप की आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि आपकी NCERT में गिवन है। क्या पहला है आपका मॉरल, दूसरा है आपका पॉलिटिकल, तीसरा है आपका नेशनल। मॉरल आइडेंटिटी, हमारी जो कंट्री है उसकी जितनी भी हिस्ट्री जो है वो चलती आ रही है, हम सबका अपना अपना अलग रिलीजन है, ठीक है, हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में क्या है, जितने भी होप्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, जितनी भी है, हम सबके सब कलेक्टिवली लेकर के चल रहे हैं, सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि सबका भला हो, ठीक है। वह अगर हम लोग पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करें किसी इंसान की, तो भाई हर एक इंसान के पास आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेट, मतलब कि पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग करने का राइट है, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्ट लेने का राइट है, ठीक है, जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं उसमें पार्ट लेने का राइट है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल आइडेंटिटी। आपको पता है हम लोग सब गाते हैं जनगण मन, ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम में गाते हैं, हमारा नेशनल सॉन्ग गाते हैं, हम सबका ही जो एक फ्लैग है, एक हमारा जो बर्ड है, हमारी मतलब पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है,
ठीक है। हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, हम सबके लिए एक है, वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, जिससे हम अपना डिनोट करते हैं कि हाँ भाई हम एक इंडियन सिटीज़न है। हम सबके पास आज के टाइम पे आधार कार्ड है, जिससे पता चलता है कि हाँ हम एक इंडियन सिटीज़न हैं। तो ये क्या है, आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी दी गई है कि आप एक इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है। तो यही है आपका लास्ट पार्ट कि भाई फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो निर्धारित करता है कि आपकी भी एक आइडेंटिटी है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो कोई रिच बिजनेस क्लास मैन है, चाहे वो बूढ़ा इंसान है, चाहे वो बिल्कुल यंग जनरेशन है। हर एक इंसान की एक प्रॉपर आइडेंटिटी है। अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो, आपको प्रॉपर बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने हैं। आपकी एक प्रॉपर इंडियन सिटीजन की आइडेंटिटी है, ठीक है। सो विद दिस वॉज योर भाई कि आपके क्या व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन बनेगा टॉपर। देखते हैं मेरे इतने समझाने के बाद किसका दिमाग में सबसे तेज चल रहा है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है, नो, ठीक है। नंबर 1, इट गिव्स गारंटीज ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि भाई राइट्स मिलते हैं हमारे सिटीजन को, उसकी गारंटी प्रोवाइड करता है भाई, ठीक। इट मार्क्स आउट द डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ द पावर ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं ना, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर ये एक ऐसी पावर जो है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि भाई आपके 3 लेवल्स के जो हैं वो पूरा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है। वह जब हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो भाई यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। तो क्या अलग अलग ब्रांचेस में है जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने गवर्नमेंट को फैलाया हुआ है, हाँ कि ना, या आप बताओगे अब, ठीक है। थर्ड चीज़ कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि सिर्फ अच्छे लोग, गुड पीपल कम टू पावर, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बने, क्या ऐसे बात जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोर्थ, इट गिव एक्सप्रेशंस टू सम शेयर्ड वैल्यूज़, कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी वैल्यूज़ है, लोगों के जो एस्पायरेशंस है, होप्स है, वो सबको साथ लेकर के चलता है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपको बताना है इन सब में से कौन सी बात जो है वो गलत है, जो कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूँगी, ताकि आपको पता चले कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है। ओके, अब इन पेजेस के बीच में कार्टून्स गए थे, मैं उस टाइम पे फ्लो ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इस वजह से यहाँ डाला है मैंने, ठीक है। ओके, नंबर 1, ये जो है यहाँ पे जो फोटो है उसमें दिखाया हुआ है कि भाई यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही है, पर वो फेल हो गया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमेशा ही ऐसा होता है, ऑलवेज हैपन। देखो भाई, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तब अलग अलग डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं, उनकी जो चाहते हैं, उनकी जो होप्स हैं, उनकी एस्पायरेशंस जो हैं, वो सबको सुनना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। सबको साथ लेकर के चलोगे तो ही काम चल पाएगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे जो फ़ोटो है, फोटो में आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है द फ्यूडिंग फादर्स, ठीक है। यहाँ पे जबकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन लोगों को फॉर्म करनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, जहाँ पे सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरी कंट्री के बिहाफ पे, जो कि भाई लॉज बनाते हैं, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करते हैं, जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो यहाँ पे वो नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ फ्यूडिंग फादर्स थे, ठीक है। तो हुआ क्या है भाई, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती तो हम वहाँ पे वो हर एक जो होप्स है, एस्पायरेशन है, हर एक सोसाइटी के मेंबर्स की, सबको वो वहाँ रखती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। इस वजह से इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो क्या हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पे ऐसी चीज़ें होती हैं? हाँ, दिक्कतें होती हैं, पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करेंगे, अगर उसको बनाएंगे, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका पेज नंबर 7 पे आते हैं। ये वाला जो कार्टून है वो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बेसिकली बीच में है कौन, ये भाई आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ट्राइंग एड्रेस टू टाइंग द डिफरेंट एस्पायरेशंस, मतलब आप देख रहे हो एक साइड पर अलग लोग हैं जो कह रहे हैं वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, एक साइड पर जो कह रहे हैं वो जनगण मन का नारा लगा रहे हैं, ठीक है। हेयर नेहरू जो है वो दोनों के बीच में बेसिकली बात करवाने की, बात सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दीज डिफरेंट ग्रुप स्टैंड फॉर, कि भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, बेसिकली लीडर्स की फ़ोटोज़ बना रखी हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो बताने की कोशिश करने की क्या आप बता सकते हो कि कौन से जो ग्रुप है यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है अलग अलग कल्चर को, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कास्ट को, ठीक है। कोई नेशनलिस्ट है, कोई रैडिकल है, कोई लिबरल है, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। सिंपल सिंपल लिख करके आना, रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु डू यू थिंक प्रिवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट, कि भाई जीता कौन, वंदे मातरम जीता कि भाई जनगण मन जीता। भाई आपको पता है कि हमारे जो इंडिया है इसके अंदर दोनों की ही आज भी महत्वता है, ठीक है। हमारे नेशनल जो हेरिटेज है उसकी दोनों के अंदर महत्वता है। जो हमारा जनगण मन है वो हमारा नेशनल एंथम है जो कि हम लोग सब गाते हैं आज के टाइम पे। भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। तो हमने दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी है, यही जो है रोल जो है वो प्ले करना चाहिए जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है। भाई हमने अभी यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा कि जहाँ पे सिर्फ जो कुछ ही फ्यूडिंग फादर्स हैं उनका ही रोल है, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, वहाँ पे सबकी बातें नहीं सुनी जा रही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबकी बातें सुनी जा रही है, सबकी बातों को ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि भाई हमने हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को, हर एक फेस्टिवल्स को जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है डाइवर्सिटी वो प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, ओके। इनफैक्ट आपका जो फ्लैग है कंट्री का उसके अंदर जो 3 अलग अलग कलर्स हैं वो भी अलग अलग चीज़ें दर्शाता है, ओके। अब हम लोग लास्ट आते हैं पेज नंबर 9 के कार्टून के ऊपर, जहाँ पे है भाई द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन रिजीम सॉ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री। की भाई जो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सद्दाम हुसैन जो उस टाइम के लीडर थे, वहाँ के रिजीम के कोलैप्स करने के बाद काफ़ी सारी ही जो एथनिक ग्रुप्स थे वो निकल करके आए। एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से थे जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, शितीज, सुन्नीज और कुर्द्स, ठीक है, कि जो 3 अलग अलग आपको कार्टून दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट डू दीज डिफरेंट पीपल स्टैंड फॉर। आपको मैंने वही बताया अभी कि अलग अलग जो ये रिलीजियस ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उसके जो लोग हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। आई गॉट द इंक, लेट मी राइट, आई गॉट द पेन, आई शुड राइट, आई गॉट द पेपर, आई विल राइट। सब अपनी अपनी अलग अलग जो थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, वो यहाँ पे बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिला कि भाई ये पीपल क्या हैं, क्या दर्शा रहे हैं पीपल, ये अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी, अलग अलग रिलीजियस एथनिक ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई कंपेयर द कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हेयर विद द डिपिक्टेड इन द अर्लियर कार्टून्स, ओके। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमने इससे पहले देखा इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जवाहरलाल नेहरू वाले टाइम पे, और उससे पहले देखा यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कंपेयर करके बताओ कि क्या डिफरेंस है इसमें और बाकी उन दोनों में, ठीक है। भाई सबसे पहली चीज़ जो ये जो इराकी पीपल है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेकर के और वो सबके सब एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। हर एक एथनिक ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आना है, ऐसा पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जहाँ पे आप हर एक जो मेंबर है एथनिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव उसको आप सेलेक्ट करो, जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ। वरना आप क्या करोगे, आप जैसे फ्यूडिंग फादर्स थे ना आपके यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप वैसा कुछ बना दोगे और उसी के बाद आपको क्या होगा, आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाएगा, ठीक है। जैसा कि श्रीलंका के अंदर वो था, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की थी, डोमिनेंस नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, आपको बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। उस टाइम पे वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आने, वैसे करके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी है। तो वेल विद दिस आपके ये 3 कार्टून्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले लाइक स्टार्टिंग में समझा दी थी कि अथॉरिटी मतलब ये क्या, पावर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मिलती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि डिसाइड करता है कि जो एक स्टेट है वो कैसे गवर्न होगी, कैसे काम करेगी। वो हमें स्ट्रक्चर्स बताते हैं, पावर बताता है गवर्नमेंट की, वो कैसे गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, सिटीजन्स के पास क्या राइट्स होंगे, क्या फ्रीडम्स होंगे, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल।
देखो भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है कि नहीं, ये तो भाई डेफिनेटली सबको पता है कि भाई इफेक्टिव है। कैसे? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई इसको वॉयलेट करेगा हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। नंबर 1, उसको इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ जो है वो उसको इफेक्टिव बनाता है? भाई वो आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी हर एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसके प्रॉपर फॉलो होते हैं। अगर कोई चीज़ जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गलत लिखी हुई थी या फिर कोई भी चीज़ अमेंडमेंट होना है तो वो हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले था कॉन्स्टिट्यूशन में पर अब नहीं है, ठीक है? ये पहले फंडामेंटल एक राइट था पर अब नहीं है। ओके, तो क्या है, क्या ये इफेक्टिव है? हाँ भाई, ये इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव है? कि अगर कोई गलत करता है, कोई वॉयलेट करता है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें फंडामेंटल राइट्स गिवन है तो उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो इफेक्टिव है। What ensures that it has a real impact on the lives of the people? भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, उसने हमें प्रियम्बल दिया, ठीक है? प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि हम हर एक जो सोसाइटी है, जो स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी है, हम उसके भले के लिए, वेलफेयर के लिए जो है उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर काम करें। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है? तो हाँ भाई, वो हर एक सोसाइटी, जो स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, उसको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना, सोशली अपलिफ्ट करना का जो काम है वो करता है, ठीक है? सो वेल, विद दीज आर योर क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है? नेक्स्ट बताते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली कॉम्पैक्ट का डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे यूनाइटेड किंगडम से, वहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्ट्राइन्स हैं, जिसके अंदर उनके जितने भी जो रूल्स लिखे हुए हैं वो वाली चीज़ है। तो हो सकता है हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री के अंदर। तो बेसिकली दिस वॉज द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत ही थोड़ा सा टुच्चा सा टॉपिक था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ प्रोमोगुलेशन। प्रोमोगुलेशन का मतलब होता है प्रचार करना, पब्लिसिटी करना, कि कैसे जो भी कोई एक लॉ है वो कैसे इफेक्ट में आया है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कि कैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया, किसने उसको क्राफ्ट किया, क्या उसकी कितनी अथॉरिटी जो है वो उसको लिमिट किया गया है, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे एक्सेप्टेंस मिला है, कैसे उसको रीज़न मिला है, ठीक है? कि भाई फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो पब्लिक है, जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो भी कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सही से राइट्स प्रोवाइड कर पा रहा है? क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे फ्रेम्स, ऐसे लॉज लेकर के आ रहा है जो कि इन लोगों के साथ, जिनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ बुरा ना हो? बेसिकली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लेजिटिमेसी ही यहीं से निकल करके आती है, उसकी एक्सेप्टेंस ही यहीं से निकल करके आती है कि वो कितना सही है, ठीक है? इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नेशनल हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब आप एग्जांपल देखो, समझो इसका ऐसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे जो ना रेफरेंडम सिस्टम होता है। इसका मतलब कि जहाँ पे कोई भी जो भी पॉलिटिकल डिज़ायरेबिलिटी जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन करी जा सकती है। वहीं जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम पॉलिटिकल डिज़ायरेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करते। मतलब बेसिकली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं करते। क्यों क्वेश्चन नहीं करते? क्योंकि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था तब जितने भी जो थॉट्स थे, एस्पायरेशंस थे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, ठीक है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया था। अब जो ये लाइन आपको दिख रही है ना रेड रेड कलर से, इसको ध्यान में रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको फ्रेम किया था। कब फ्रेम किया था भाई? दिसंबर 1946 से लेकर के आपका नवंबर 1949, वही 26 नवंबर 1949 तक। बेसिकली 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे इसको बनने में, ठीक है? अब इतना टाइम क्यों लगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी बस 1-2 स्लाइड्स बाद, ठीक है? तो इसके अंदर बस इतना ही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिकली देखा हमने कैसे कि वो इफेक्ट में लाया गया, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाई द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटैंटिव प्रोविजन जो है वो क्या होता है, सब्सटैंटिव माने होता है ओरिजिनल, मूल जो है, मूल प्रोविजंस, प्रोविजंस माने होते हैं रिक्वायरमेंट। ये क्या रिक्वायरमेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी सा है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल सही से रहे, हमारे प्रोसीजर्स, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैं आपको मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि हाँ भाई कैसा जो स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए, लोगों के जो नॉर्मल सिटीज़न हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या रहनी चाहिए, उनके लिए जो प्रॉपर राइट्स हैं वो कैसे रहने चाहिए, ये सारी कुछ तमाम चीज़ें। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। सब्सटैंटिव प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मूल बेसिकली बातें क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। फिर आता है कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यहाँ पे बात की गई कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसे चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे हर एक के लिए प्रोविजंस हो, ठीक है, वही है अमीर हो गया, गरीब हो गया, सब के लिए प्रोविजंस निकाले जाए, सब के लिए लॉज निकाले जाए, सबको ध्यान में रखते हुए लॉज निकाले जाए। जो मैंने आपको साइड में फ़ोटो जो दे रखी है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो बीच वाली फ़ोटो जहाँ पे लाइन है, तो हर एक जाति इंसान जो है सबको ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस जो है वो बनाए जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐसा ना हो कि जो माइनॉरिटीज़ है उसको ऑप्रेस किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे कि श्रीलंका के केस में हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है, कि जैसे श्रीलंका में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो चाहते थे कि वो जो कि माइनॉरिटी है उस पर डोमिनेंस करे, तो ऐसा ना हो, माइनॉरिटीज़ को नहीं दबाया जाए, हर एक को, चाहे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो फ़ोटो लगा रखी है मैंने वहाँ पर आप देख सकते हो, हर एक को सही से इक्वल राइट, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसी के बाद ध्यान में रखना कि सबको इक्वालिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, सबको रीज़न मिल रहा है कि सब हम एक साथ जो है मिल करके चले। बस वही सेम बातें हैं जो हमने अभी इससे पहले फंक्शंस में पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सारी की सारी चीज़ें बताता है, मूल प्रोविजंस क्या है, बस उसके, दैट्स इट। कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, ये ऑल्दो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट जान लो, समझ लो कि भाई इसके अंदर है क्या चीज़। भाई देखो नेपाल के अंदर होता है क्या है ना, पहले वहाँ पे किंग का रूल होता था, ठीक है। 1948 तक वहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो जाती है एंड जो कि सारी की सारी फ्रेमिंग होती है भाई किंग के द्वारा, ठीक है। फिर 1990 में क्या होता है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो लेकर के आता है, बट जो मेन पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में होती है, अगेन किंग के हाथ में होती है। फिर टाइम और बढ़ता चला जाता है, फिर कुछ टाइम बाद मिलिटेंट पॉलिटिकल जो एगिएशंस होते हैं, एगिएशंस माने कि भाई वहाँ पे डिस्ट्रेस आना शुरू होता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मिलिट्री है वो सबके सब चाहते हैं कि भाई अब जो ये मोनार्की है इसको अबॉलिश कर दिया जाए, सारे के सारे जो लिमिट कर दिया जाए जो पावर है किंग की उसको, और फाइनली 2002 में सब कुछ हो भी जाता है। फिर आते हैं भाई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वहाँ पे डिमांड करी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी के जो कि नेपाल की थी उसके द्वारा, एंड इसी के साथ साथ जो किंग है उसको उसकी सारी की सारी पावर से उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है। फाइनली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म होती है 2018 में, और 2015 में हमारे नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके आता है। मैंने बहुत छोटा छोटा और बहुत फटाफट पढ़ाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, बस पता होना चाहिए था। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के ऊपर, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको समझाने का और बताने का मतलब यही है कि ये, ठीक है, कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो उसने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में, हमारे जो मेजर इंस्टीट्यूशन है पूरी कंट्री के उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। क्यों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधा, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो बना रहता है, ठीक। इसी के साथ साथ जब आपका जो लेजिस्लेचर है वो कंसिस्ट ऑफ करता है किससे, राज्यसभा से और लोकसभा से। वहीं जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की तो वो कंसिस्ट ऑफ करता है किससे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वही जब हम लोग जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो वो कंसिस्ट करता है किससे, आपके सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाई मतलब सबसे ऊपर का यही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, फिर आपके आते हैं हाई कोर्ट, फिर आपके आते हैं नॉर्मल लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हो गए वो सारी चीज़ें। तो ये आपका पूरा है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कि हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा है, ठीक है।
ओके अब इसकी जो पावर है हम इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ की फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर है कि भाई पावर जो है वो सबके पास इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। कोई भी सुपरमेसी नहीं दिखा सकता अपनी। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है, तो जुडिशरी उसका चेक करती है, ठीक है। लॉज जो है, लॉज अगर सही से नहीं बने तो जुडिशरी उसका चेक करती है। एग्जीक्यूट करना, कोई लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, गलत एग्जीक्यूट हुए हैं, या फिर जो सिस्टम है सारा, हर एक चीज़ का एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो बना रहता है। कहीं जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा रही, वो तो ऐसे लॉज या फिर वो तो ऐसे केसेस पे रोक के नहीं बैठी हुई सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कौन चेक करता है? यही बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, इसी वजह से इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि भाई चेक्स एंड बैलेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर हम लोग आते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी पे। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास इतने फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी चेंजेस जो है वो अडॉप्ट कर सके। पर ये जो अडॉप्ट करना, जो चेंजेस है, मतलब बेसिकली अमेंडमेंट करना, ठीक है, इसका जो प्रॉपर पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही टिपिकल है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इस भाई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है ये क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम चेंजेस लाना चाहें टाइम टू टाइम तो हम चेंजेस ले आते हैं, ला पाते हैं, ठीक है। मुश्किल होती है पर लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था राइट टू प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट, जो कि अब अबॉलिश कर दिया गया है। और लास्ट इज आपका भाई अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो 3 हमारे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लोगों को ऐसे उनके होप्स और एस्पिरेशंस जो है वो सही से काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को, कि भाई लेजिटिमेसी को बताना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना सही है, कितने सही तरीके से काम कर रहा है, उसको बताना। ये हमारे जो ये पार्ट है ना इसका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का, यही एक पार्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसके होप्स एस्पिरेशंस को दिखाता है, जस्टिस को प्रोवाइड करता है, फेयरनेस को प्रोवाइड करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो। सो वेल विद दिस यही था आपका बहुत छोटू सा कि भाई बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज आपका कार्टून आता है पेज नंबर 14 पे, कि भाई व्हाई डज दिस कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज द कासल ऑफ कार्ड्स, कि भाई ये जो कार्ड्स का कासल है इसको इस तरीके से क्यों दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो इराकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो ऐसा नहीं था जहाँ पे प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, मतलब कि जहाँ पे हर एक जो एथनिक ग्रुप है, हर एक रिलीजन को, हर एक जाति और धर्म के लोगों को दिखाना कि सब एक मिल बांट करके काम करे, ऐसे नहीं दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। प्रो यूएस, तो इसी वजह से इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताने का तरीका है, जो कार्ड्स का मतलब है कि भाई कार्ड्स है वो कभी भी शाटर हो सकते हैं, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू ही मदद से, मतलब कि बहुत ही ऐसे नींव जो है बिल्कुल कमज़ोर नींव है उनकी, ठीक है, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी ढह सकता है। तो यहाँ पे ये बताने की, समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। क्यों? इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन है। पहला तो भाई हमारा यही, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर हर एक वर्ग के, हर एक टाइप के एथनिसिटी के जो लोग थे वो ऑलरेडी मौजूद थे, ठीक है। भाई जब भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, या फिर हमने जब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन अपना, तब हमने हर एक जो नॉर्मल सिटीज़न हैं उनके एस्पायरेशंस को, उनके जो बातें हैं उनको सुना। लेटर प्रॉपर आते थे जो पढ़े जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। प्रॉपर जो 2 साल 11 महीने का जो टाइम लिया गया था वो इसी वजह से लिया गया था कि प्रॉपर हर एक जो लेटर्स हैं, हर एक जो बातें हैं वो सुनी जा रही थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज के टाइम पे भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वो नॉर्मल होप्स और एस्पायरेशंस जो है पीपल के, उसको बताता जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई कौन बनेगा टॉपर का। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर कार्टून समझा चुकी हूँ। आपका कार्टून जो पेपर में आएगा वो इसी तरीके का आएगा, नीचे वो लिखा हुआ नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको डाला है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि भाई बीच में जो इंसान खड़ा है, जो दोनों ग्रुप्स के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है, ठीक है। आपको उनका नाम बताना है। और दूसरा ही इसकी वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के बीच में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है गाइस, ठीक है। देखो भाई, अब आते हैं हम लोग, ये जो आपका चैप्टर है बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं,
पर इसमें से 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। नंबर 1 कि भाई हाउ वाज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि हमारा जो ये संविधान है ये संविधान बना कैसे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में आते हैं भाई कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जितने भी आपके प्रोविजंस है वो कहाँ से किन किन कंट्रीज से लिए गए। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही टुच्ची चीज़ें हैं, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले आते हैं हाउ वॉज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। देखो भाई मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ठीक है। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कैसे बनी, इसका आइडिया कब आया? तो इसका आइडिया आया था जब हमारी जो इंडिया है वो अनडिवाइडेड थी, मतलब कि तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है। ये अब जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये आपको खाली ऐसे याद रखना, ठीक है। आपको बुक में लिखना होगा लिख लेना, बट आपको पेपर में लिख के आना है, इट्स अप टू यू, और जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। ओके अब 1934 में हमारे एक लीडर थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय ने ये जो आइडिया था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, ये आइडिया प्रपोज किया, ठीक है। वही 1935 में फिर प्रॉपर जो कांग्रेस थी उस टाइम पे कांग्रेस थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने इस आइडिया को एक ऑफिशियल डिमांड दी कि हाँ भाई हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, और वहीं 1946 में इस बात के लिए प्रॉपर एक कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह आया, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान आप वैसे 12th क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हो, यहाँ पे खाली मैं आपको हल्का सा जस्ट बता रही हूँ कि कैसे उस प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई कि भाई किसके सामने, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि वो हमारे उस टाइम पे हमारे पे रूल कर रहे थे। उनसे बात रखी गई कि हाँ भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है ताकि हम अपने जो देश है इंडिया है उसका जो संविधान है वो बना सकें, ठीक है। क्यों बनाना है भाई? हमारी यूनिटी के लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, कि हम लोग जो हैं वो अपने इतने सशक्त हैं कि हम लोग अपने ऊपर रूल खुद कर सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही 1946 में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस बनने की बात आगे रखी गई, कहाँ पे? कैबिनेट मिशन प्लान में, जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अब एज इट इज़, जो मैंने आपको लिखा है ये बिल्कुल सेम और बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको एज इट इज़ याद करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्या भाई फर्स्ट सिटिंग इनकी कब हुई? दिसंबर 9, 1946 में इनकी फर्स्ट सिटिंग हुई। उसके बाद देखो हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे पार्टीशन से पहले की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। वहीं पार्टीशन के बाद की बात क्या है? देखो पार्टीशन के बाद जो ये नंबर थे ना मेंबर्स के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके नंबर घट गए, कम हो गए। अब इसके बाद जब कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तब उसमें आपको नंबर्स का सारा खेल समझ में आ जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो नंबर घट गए तो वापस से रीअसेंबल हुई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कब हुई भाई? 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। ओके अब इनके जो इलेक्शंस थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से जो लोग हैं, कौन कौन से जो मेंबर्स हैं वो आएंगे, तो भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ये जो इलेक्शंस वगैरह थे, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दैट इज़ PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू हुए थे सारी की सारी चीज़ें। अब ये जो मैं इतने सारे नाम बोल गई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अभी के लिए इस चैप्टर के लिए खाली इन वर्ड्स को एज इट इज़ याद करो, क्योंकि इसके आपके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है। अभी 3rd चैप्टर के अंदर आप इसके बारे में ही अच्छे से पढ़ोगे। इसके ऊपर आपका प्रॉपर चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे इसके बारे में और अच्छे से और बहुत ही डिटेल में पढ़ने और समझने वाले हो, ठीक। ओके तो यहाँ पे के लिए बस इतना ही है कि भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू हुए थे, जो कि किसने निकाले थे भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। अब थोड़ी सी फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि भाई सीट कैसे थी उस टाइम पे, एलोकेशन, किसको कितनी सीट्स दी गई, ये सारी चीज़ें, और कौन से जो लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, ठीक है, किस किस कम्युनिटी के लोग थे। देखो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कम्युनिटी, कि भाई किस किस कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, या फिर कोई भी जनरल कैटेगरी, सबको रखा गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उसके अंदर, ठीक है। आपने इससे पहले जितने भी कार्टून्स ऊपर पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें हर एक प्रांत के, हर एक रिलीजन के लोग थे, ठीक है। तो ये उसका प्रॉपर एक एग्जांपल है कि हाँ भाई हर एक जो कम्युनिटी है उसके लोग वहाँ पे मौजूद थे,
ठीक है। वही अगेन मैंने आपको इलेक्शन का मेथड भी बता दिया कि कैसे भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम था उसके थ्रू था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू था। अब आते हैं हम लोग प्रॉपरली सीट एलोकेशन पे। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई सीट्स किस किस में हर एक इंसान के बीच में, मतलब हर एक कम्युनिटी के लोगों के बीच में मौजूद थी, ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन, सीट कैसे थी। हर एक सीट पे 10 लाख लोगों की वोटिंग थी, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सीट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। अब प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत, टेरिटरी, ठीक है। उस टाइम पर प्रोविंसेस जितनी भी थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे उनके अंडर में जितनी भी प्रोविंसेस थी वो थी, और जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रिंसली मतलब प्रिंस, ठीक है, रूलर किंग। तो जहाँ जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी मतलब कि वो सीधे रूलर्स के अंदर थी, ठीक है। अब आते हैं कि भाई किसको कितनी सीट्स मिली। देखो भाई जितनी भी आपकी प्रोविंसेस थी उसको मिली थी 296 सीट्स, और जितनी भी आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी उसको मिली थी आपकी 93 सीट्स। ऐसे करके आपका डिवीजन था, ठीक है। प्रोविंसेस उसके अंदर थी, ब्रिटिशर्स के जो रूल है उसके अंडर थी, ठीक है। अब इसके अंदर भी खैर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई जैसे 296 सीट्स मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ, लेकिन 292 ही मेंबर्स थे, तो वो 4 का क्या सीन है, या फिर ये जो आपके जितने भी 296 सीट्स हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ। मैं आपको साइड में खाली एक ऐसे लाइंस डाल दूँगी ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कैसे कैसी चीज़ें थी, वरना आपको खाली इतना ही याद करना है जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, एज इट इज़। ओके भाई देखो, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कि कैसे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो वापस से जो है रीअसेंबल्ड हुई थी, जो पार्टीशन के कारण जो जितने भी लोग या फिर जितने भी एरिया जो कि आता था पाकिस्तान के अंदर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वापस अब नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो जो इनिशियल नंबर था, मतलब कि जो सबसे पहले जो नंबर डिसाइड हुआ था वो था नंबर 389 स्टार्टिंग के मेंबर्स थे, ठीक है। पर अब जब पार्टीशन हो गया, लोग कम हो गए, तो अब जो नंबर था वो था भाई 299 जो आपके नंबर थे वो प्रॉपर असेंबली के अंदर 299 मेंबर्स थे, जिसमें कि आपके भाई 229 आपके ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे उसके अंदर थे, और आपके बचे हुए बाकी 70 जो थे वो आपके प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको खाली बाइफर्केशन बताया है, बाकी ऐसे याद रखना कि खाली 299 जो थे वही मेंबर्स थे, ठीक है। अब आते हैं कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दें कि कैसे अडॉप्शन का डिफरेंस है, किस दिन साइन किया गया था, किस दिन हमारा प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आज से ही अभी से याद कर लेना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने साइन किस दिन किया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उस दिन होते हैं ना कुछ लोग होते हैं उनमें से जिनको भाई लगता है कि नहीं हम तो साइन नहीं करेंगे, तो कुछ लोगों ने ना फिर से साइन नहीं किया था तो उनको छोड़ दो, बट 284 मेंबर्स जो थे उन्होंने साइन किया ही किया था, ठीक है। एंड फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर दिया गया था कि लो भाई हमने फोर्स कर दिया प्रॉपर्ली, ठीक है। ऐसा देखना कि उस दिन फोर्स कर दिया गया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम सबके ऊपर, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर फोर्स कर दिया गया था। पर अब मैं बार बार कह रही थी कि इसी दिन को क्यों चूज़ किया गया। देखो भाई बात है कुछ सालों पुराने की, सालों पहले पुरानी बात है ये, ठीक है। तब क्या हुआ था 1930 में, 26 जनवरी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही क्या बोलते हैं बिल्कुल ऐसे ठान लिया था कि हम जो हमारी कंट्री है, हमारा जो इंडिया है उसको पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस जो है वो दिला करके रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर इनकी कोई मीटिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने ये बात ठानी थी कि हमारा जो इंडिया है उसको प्रॉपर पूर्ण स्वराज, एक प्रॉपर डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिलाएंगे। तो इस ही वजह से उस दिन ये बात ठानी गई, ठीक है। कोई ओकेजन था उस टाइम पर, उस दिन ये बात ठानी गई थी, और इसी वजह से जो हमारा ये 26 जनवरी को हम लोग हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसी रीज़न से मनाते हैं कि पहले पूर्ण स्वराज हमने इस दिन डिसाइड किया, फिर इस दिन हमारा प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ, और फिर अब से जो हम हमेशा 26 जनवरी इसी दिन को मनाते हैं, ठीक है। ओके भाई ये था आपका छोटू सा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन कैसे कैसे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ कमिटमेंट्स हमेशा है। कुछ भी आप कुछ बड़ा काम करने जाओगे आपके पास चैलेंजेस और कमिटमेंट्स रहेंगे, ठीक है। वायलेंस वगैरह होनी होती है, ठीक है। हर बार आपको पता है उस टाइम पार्टीशन का टाइम चल रहा था तो वायलेंस वगैरह होनी ही होनी थी। उसके बाद कि भाई सिटीजनशिप, कि भाई
उस टाइम पे कितने सारे रिलीजन्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है, बाहर आ रहे थे। रिलीजन बाहर आ रहे थे इसका मतलब कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में इतना सारा उस टाइम पे ऐसे केओस मच रहा था, सिख्स के साथ केओस मच रहा था, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस थे जो कि उस टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख सक रहे थे। माइनॉरिटी को सिक्योरिटी देना, कोई रिलीजन को प्रॉपर ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मांग हो रही थी, वो सारी चीज़ें। तो ये सब की सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फेस की थी जब कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रही थी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन वगैरह, मैंने आपको वही बताया कि हर एक का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर था ही। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि एक सर्टेन एज तक पहुंचने से पहले, ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, जो इंसान 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, जिससे 18 प्लस है जो इंसान, वो इंसान वोटिंग कर सकता है। बट उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग एज ग्रुप के अलग थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। पर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? उसके अंदर उसने हर एक रिलीजन को, हर एक आप कह लो कम्युनिटी को, सबको साथ में लेकर के चल रहे थे हम लोग। कम्युनिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर एक जो कम्युनिटी उसको साथ में लेकर के चल रहे थे, जिसमें कि 28 मेंबर्स थे जो कि किसके थे भाई? शेड्यूल कास्ट के वो लोग थे, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ पॉलिटिकल अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो क्या था भाई? 82% जो थी वो कांग्रेस ने बिल्कुल ऐसे हासिल कर ली थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका भाई कॉम्पोजिशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट हम लोग आप आते हैं, दैट इज़ आपका प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। डेलिबरेशन का मतलब होता है कि कैसे लॉन्ग डिटेल्स जो बात वगैरह थी, जो डिस्कशन वगैरह था, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम, जब हमारा संविधान बना, तो उसमें आपको मैंने बताया था ना, नॉर्मल जो पीपल थे, नॉर्मल जो सिटीजन्स थे, उनकी भी बातों का काफ़ी सुना जाने लग गया। उनकी जितनी भी चिट्ठियाँ थी, जितनी भी सारी बातें थी, हर एक चीज़ को बहुत ही, हर एक जो थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, उनको वैल्यू दी गई। तो उसी के आप जो आधार पर है ये पूरा का पूरा स्लाइड बना हुआ है, बहुत छोटा सा है, बहुत टुच्चा सा है। डेलिबरेटिव प्रोसीजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए गए। अब डेलिबरेटिव का जो ऐसे अंडरलाइन करो, यहाँ पे मतलब लिख लो कि भाई बहुत ही ध्यान से, स्लो प्रोसीजर्स और काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, ठीक है। बस वही इसमें बिल्कुल ऐसे माड़ करके बताया हुआ है और कुछ नहीं है कि भाई जो भाई जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। फोकस किया गया का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना ऐसे कि भाई जैसे आज के टाइम पे जितनी भी सरकारें हैं या फिर आप कह लो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कैसे बिल्कुल ऐसे सेल्फिश हो गए हैं या फिर पर्टिकुलर मोटिव को उठा लेते हैं, उसके ऊपर सारी की सारी बातें करते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर प्रॉपर पूरे के पूरे नेशन को साथ में रख करके देखा गया था, साथ में रख करके कैसे हमारा जो पूरा नेशन है वो कैसे आगे ग्रो करेगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो थी वो दी गई थी, ठीक है। हर एक जो वैल्यूज़ हैं उसको फोकस किया गया था, हर एक जो आइडियाज़ हैं, इंस्पिरेशंस हैं, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी कोई सेइंग्स है, हर एक चीज़ पे फोकस किया गया था, ठीक है। नेचर ऑफ डिबेट्स मैंने आपको वही बताया कि कोई भी पर्सनल नहीं था, पूरे के पूरे कम्युनिटी या फिर जो पूरे का पूरा इंडिया है उसके इंटरेस्ट को लेकर के देखा जा रहा था। जितने भी जो एक्शंस थे, जितनी भी जो बातें थी वो ली गई थी। ये आप ऐसे याद रखो कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे जो हमारा प्रियम्बल बना, उसमें हर एक चीज़ जो मेंशन्ड है ना, वो इसी रीज़न से मेंशन्ड है कि भाई हर एक चीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जस्टिस की बात कर रहे हो, आप सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें, यूनिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो की डिस्कशंस जो उस टाइम पे हुए थे वो कौन कौन से, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ये याद रखना है भाई। क्या क्या डिस्कशन थे भाई? कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, कि कैसे जो पावर है, अभी आप आगे अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर यही बात है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। बेसिकली आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़, और आपकी हो गई पंचायत। तो ये जब डिसेंट्रलाइजेशन या फिर सेंट्रलाइज चीज़ है, या फिर जैसे यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो उसके ऊपर डिबेट की गई थी, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सारी बातें चल रही थी, ठीक है। वही 2 साल 11 महीने 17 दिन वाला, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं और किस चीज़ के ऊपर कि भाई स्टेट और गवर्नमेंट के कैसे रिलेशन रहेंगे सेंटर्स के, ठीक है। जुडिशरी के पास क्या पावर रहेगी, प्रॉपर्टी राइट के पावर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी डिस्कस की गई थी। कब भाई? जब हमारी सारी बात चल रही थी, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो उठ करके आती है। क्या उठ करके आती है भाई? कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज,
इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं आपको जो अभी पहले मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एज तक पहुंचने के बाद रादर देन आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, आपकी कोई भी वेल्थ, इनकम, आप रिच हो, पुअर हो, कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी चीज़ पे फोकस नहीं होगा। सिर्फ फोकस होगा कि आपने 18 जो है अपनी, अगर आज के टाइम पे देखा जाए, पहले 21 थी फिर 18 हो गई, ठीक है, जो एज का डिफरेंस है। पहले आप 21 साल के होने के बाद वोटिंग कर सकते थे, पर आज के टाइम पे आप 18 साल के होने के बाद वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका था क्या, ये इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। आप मतलब कि आप एक पर्टिकुलर एज को पहुंचने के बाद आप आराम से वोटिंग कर सकते हो। तो ये जो है ये प्रोविज़न पास किया गया था बिना किसी बहसबाजी के, बिना किसी डिबेट के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इस वर्ड को, इस लाइन को याद रखना भाई, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो अंडरलाइन कर लो अपने बुक में जहाँ पे ये लाइन आ रही है। लास्ट हम लोग आते हैं भाई कि हर एक जो क्लॉज है, मैं आपको वही बताया स्टार्टिंग से कि भाई उसके ऊपर डिबेट किया गया, उसको ध्यान से सुना गया, ठीक है। ओके भाई, अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर कि भाई क्या प्रोसीजर्स जो थे वो फॉलो किए गए थे। देखो भाई, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ट्विच्चा सा ये वाला टॉपिक भी। सबसे पहली चीज़ कि भाई 8 मेजर कमिटीज़ जो थी वो बनाई गई थी। कमेटी क्यों बनाई गई थी, क्योंकि भाई हर एक जो कमेटी थी वो मेन चीज़ों पे फोकस कर रही थी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि भाई प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, और प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सेम भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भाई अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भाई BR अम्बेडकर का क्या रोल था, तो वो भाई चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये एक कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी है, इसके चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कितनी कमेटीज़ थी और उनके हेड कौन कौन से थे। अगर आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अब जो नॉर्मल है, देखो भाई नॉर्मल क्या है कि भाई कौन कौन से हेड थे, भाई राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, ठीक है। ये कुछ मेन और प्रोमिनेंट लीडर जो थे उस टाइम पे, जो कमिटीज़ थी उनके हेड थे, चेयरपर्सन थे, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया था इससे पहले कि भाई बहुत सारे डाइवर्स ओपिनियंस थे। इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनके अंदर, उनके साथ में ही, उनके अंदर में बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग थॉट्स वगैरह थे, ठीक है। जैसे कि आपको जो बुक है उसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे BR अम्बेडकर हो गए, ठीक है। वो ना गांधी जी से और आपके नेहरू जी से बहुत ज़्यादा खफा से रहते थे, गुस्सा रहते थे कि भाई वो लोग जो हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST SC कम्युनिटी को लेकर के वो कुछ ऐसे रिजर्वेशन या फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मनमुटाव जो थे वो थे ही उन लोगों काफ़ी अराइज हो रहे थे। पर बात क्या है भाई, बात यहाँ पे ये है कि सबके सब एक साथ मिल करके काम करते थे, सबके साथ बिल्कुल ऐसे मिलजुल करके रहते थे और नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले भी, कि कैसे जो भी कोई थॉट्स थे, जो भी कोई चीज़ें थी, जो भी कोई लेटर्स थे, रिकॉर्डिंग्स थी, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन जो था वो किया जाता था और होता भी था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ क्या बोलते हैं, अगेन मेरे को बहुत डाइवर्स ओपिनियंस वगैरह उस टाइम पे मैटर करते थे। अब हम लोग आते हैं कि भाई उस टाइम पे होता क्या था, ठीक है। जैसे कि आपके, मैं रिकॉर्डिंग्स की बात कर रही थी, रिकॉर्डिंग्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स में आइडियाज़ हो गए, आपके लेटर्स हो गए, ठीक है। आपके अगर कोई वर्बल कोई बातें बोली गई हैं उसको लिखा जा रहा था, तो हर एक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और मेजर फोकस किस किस चीज़ पे ये था, इक्वालिटी हो गई, फ्रीडम हो गई, आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गई, आपका जस्टिस हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर जो मेजर फोकस है वो किया जा रहा था, ठीक है। अब इसी के साथ भाई कंसेंसस बिल्डिंग की बात, वही मैंने बताया, हर एक आर्ग्यूमेंट, क्वेरी, कंसर्न जिसको एड्रेस किया जा रहा था। और इसी के साथ साथ 166 डेज, दैट इज़ फॉर 2 years 11 month के लिए जो आपकी जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बैठी थी फॉर मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगेन भाई सेम बातें हैं जो मैं आपको पहले बताई वही रिपीट हो रही हैं। ओके भाई, देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे थे कि जो भी कोई आइडियाज़ हैं, जो भी कोई प्रिंसिपल्स हैं, थॉट्स हैं, जो जितनी भी हमें मोरल और ऐसे वैल्यूज़ वगैरह डालने हैं, वो हम लोग पहले ही नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में देख पा रहे थे। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया भाई कि उसको कैसे 2 साल लगे, 11 महीने लगे, ठीक है, बनने में एंड सारी चीज़ें आने में। पर उससे पहले से, लाइक काफ़ी पहले से ही हमारी कंट्री में भाई चल रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अब उस मूवमेंट्स में जो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जो जो प्रिंसिपल्स सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाए गए थे, प्रोमिनेंट थे,
उसको लेकर के आया गया किसमें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो गया, तो ये कुछ सारी चीज़ें हो गई, सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक की सारी चीज़ें पहले ही जो मेन जो हमारा नेशनल मूवमेंट था ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके अंदर हम लोग देख सकते थे उसके वैल्यूज़, उसके आइडियाज़, वहाँ से हम लोगों ने उठा करके, वहाँ से उसकी मदद से लेकर के हमने हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो आपका नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है अभी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो लेकर के आए थे 1946 के अंदर, तो उसके अंदर भी हम लोग ये हर एक चीज़ जो एस्पायरेशंस है, वैल्यूज़ हैं, वो उसके अंदर लिखी हुई हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, उसको एक प्रॉपर एक ढांचा प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसके अंदर वही जो मैंने आपको अभी बताया है एज इट इज़, यहाँ पे वो मैंने खाली लिखा हुआ है, मैंने फटाफट से छोटा सा समझा दिया है। वही सारी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया की, उसने किस चीज़ में, हमारी भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारे इंडिया का, उसको प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ भाई मेन पॉइंट्स आपके क्या क्या रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, ये एज इट इज़ है वही जो आपका जो प्रियम्बल में आपको मैंने बताया था, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठा करके डाली गई हैं। सबसे पहले वही इंडिपेंडेंट होना, सॉवरेन होना, रिपब्लिक होना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझाने को आए, ठीक है, ओके। आपका इंडिपेंडेंट होना, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, हम लोग खुद इतने सशक्त है कि खुद पे रूल कर सकें, ठीक है। हम लोग रिपब्लिक हैं, हमारे ऊपर किसी का भी ऐसे शासन नहीं रहेगा, हमारे ऊपर वही राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो वाली सारी चीज़ें, ठीक है। हमारी यूनियन, इट्स अ यूनियन ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड स्टेट, हमारे प्रॉपर एक टेरिटरी है और हमारा जो कंट्री उसमें स्टेट्स है, ना कोई प्रिंसली स्टेट्स का रूल है, ना ही हमारे पास प्रोविंसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर टेरिटरी एंड स्टेट्स वगैरह हैं, ठीक है। टेरिटरी फ्रॉम द यूनियन एज ऑटोनोमस यूनिट, हर टेरिटरी जो है वो प्रॉपर एक यूनिट्स में जो है वो डिवाइड की गई हैं, ठीक है। एंड ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल, जितने भी हमें वही वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है जितनी भी पावर है हमें कहाँ से मिलती है, अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, हमसे भाई हमें भाई लोगों से मिल रही है, ठीक है। ऑल सिटीजन गारंटी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, वही जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, ST SC OBC, इन सब की रिजर्वेशंस लेके आना। इसके बाद जब आप और ऐसे बड़े हो जाओगे तो आपको और पता चलेगा कि कैसे BR अम्बेडकर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे आज के टाइम तक भी आप देख सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं ही हैं फॉर ST SC OBC, सबके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं ही हैं। तो किसकी बदौलत है, BR अम्बेडकर जी की बदौलत। तो भाई वहीं से स्टार्टिंग से भाई सेफ गार्ड करना इन सबको भी, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, डिप्रेस्ड सोसाइटी है, सबको एक साथ लेकर के चलना, सबका ध्यान रखना, इनको प्रॉपर रिजर्वेशन दिलाना ताकि ये लोग भी अपलिफ्टमेंट हो इनका, ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो इन लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया गया है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। फिर आते हैं भाई कि हमारी जो रिपब्लिक टेरिटरी इंटीग्रिटी, वही इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, सॉवरेन राइट्स मेंटेन करके रखना, और लैंड एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस एंड मैन, वही भाई पीस और वेलफेयर, सबको जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया में भी रहें और उसको हम मेंटेन करके चले। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पॉइंट्स हैं। इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, कोई भी 5 से 6 पॉइंट आपको जो अच्छे लग रहे हैं वो याद कर लेना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का आपको जैसे मतलब ही पता होगा कि कैसे इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे अरेंजमेंट है। बेसिकली मैंने वर्ड को बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश की, ठीक है। देखो भाई, आपको मैंने इससे पहले बताया था जब हम चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। इसका मतलब कि जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होती है कि सबके पास इक्वल पावर है और एक दूसरे को चेक करने की पावर है, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया। पर अब हर जो ये चीज़ है, जैसे हम इसको ले लेते हैं पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव पे ले लो, ठीक है। वह आप फिर एक प्रॉपर इंडिया का एक स्टेट है, स्टेट के पर्सपेक्टिव पे लो, स्टेट के अंदर प्रॉपर एक सिटी है, ठीक है, सिटी हो गई, या फिर आपका जो विलेज है उसके लेवल पे ले लो। तो क्या एक बड़ी सी गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट जो सबसे टॉप पे बैठी है, वो क्या देख पाएगी एक सिटी के अंदर क्या हो रहा है, एक छोटे से विलेज के अंदर क्या हो रहा है? नहीं पॉसिबल है वो, ठीक है। हमारा कंट्री इतना बड़ा है, इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से ही जो आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड था, वो वर्टिकली भी डिवाइडेड है आपका।
यही है इसके अंदर कि भाई कैसे जो हमारा इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है वैसे वर्टिकली डिवाइडेड है। ठीक है, जो मैंने फ़ोटो लगाई ना वो बहुत अच्छी फ़ोटो है, लाइक मुझे लिटरली बहुत अच्छी फ़ोटो लगी वो, जहाँ पे आपको प्रॉपर समझाया हुआ है कि कैसे जो वर्टिकल डिवीजन है वो लगा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन हमारी कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम किसी भी एक सुपर अथॉरिटी या सुपर अथॉरिटी को पावर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो कोई बाइफरकेशन है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कैसे बाइफरकेशन किया गया। सबसे ऊपर हमारा प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे आती है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर्स है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, फिर उसके नीचे और आते हैं, वो तब आपके आती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपके आती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग बोलते हैं भाई आपका विधानसभा। ठीक है, वही आती है दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, तो ये जो फोटो है इसको अपने पास बिल्कुल ऐसे जहन में बिठा करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पॉलिटिक्स में आपको यही काम आने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट के लेवल पे। इसके नीचे आते हैं आपके लोकल के लेवल पे। लोकल के लेवल पे आपका आ गया रूरल साइड का, एक आ गया आपका अर्बन साइड का। ठीक है, रूरल के साइड में आपका तहसील आता है, तहसील के नीचे आपका ग्राम पंचायत, उसके नीचे आपका ग्राम सभा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करते हैं आपके सिटी के अंदर की, तो सिटी के अंदर आपका भाई आता है म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटी काउंसिल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अरेंजमेंट है ऊपर से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे ऐसे आना, ये सब क्या है आपका प्रॉपर एक वर्टिकल डिवीजन है। वर्टिकल जो है एक इंस्टीट्यूशन प्रॉपर आपका अरेंजमेंट है। हर एक जो गवर्नमेंट है उसको अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं, अपनी अपनी जो आप कह लो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर ही रह करके उसको काम करना है। ठीक है, तो ये आपका भाई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसको लेकर के आना कि हर एक जगह, चाहे हम लोग एक छोटे से छोटे गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्राम सभा होती है, उससे ऊपर ग्राम पंचायत होती है, वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ की भी सुनवाई हो, और जो पूरा भारत देश है उसकी भी सुनवाई हो। जो भी कोई, अब इसके लिए कि कौन सा क्या क्या काम करेगा इसके लिए आपकी प्रॉपर लिस्ट होती है। ठीक है, कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कितने काम होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके कितने काम होंगे, वहीं आपकी जो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि आपकी वही तहसील जिसके अंदर ग्राम पंचायत आती हैं, इधर म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर क्या काम होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारे के सारी चीज़ें भी मेंशन्ड हैं। तो हर एक चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, हर एक चीज़ हमें बता करके गए थे, हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड कर करके गए थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। पर अब लास्ट में आपकी बात आती है फाइनली आपका भाई प्रोविजंस, कि हमने जो इतने सारे प्रोविजंस लिए, इतने सारे आइडियाज़ लिए, वो कैसे लिए, कहाँ से लिए, क्या हमें अपने आप पे आए? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बाकी कंट्रीज़ से भी लिए हैं। अब उसका एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। FPTP सिस्टम इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि भाई जो सबसे पहले जो ये प्रॉपर बॉर्डर है वो जीत जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कि हमारी कंट्री में है। ठीक है, वही कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हमारे कंट्री में क्या है भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म है, हम लोग जो हमारे गवर्नमेंट उसको हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ भाई कि रूल ऑफ लॉ का रूल रहेगा हमारे कंट्री में, हम लोग लॉ को ही मानते हैं ना कि भाई हमारे कानून मुताबिक तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, कानून को सबसे सुप्रीम मानते हैं, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ का रूल रहेगा, ना किसी हेरिडेटरी का, ना किसी मोनार्क का, ना किसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, नो, सिर्फ हमारी जो रूल ऑफ लॉ है वही रहेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज एंड हर रोल, कि भाई हमारा जो लोकसभा है उसके अंदर जो प्रॉपर स्पीकर्स हैं उनका रोल रहेगा, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस है जो उनका भी रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लॉ मेकिंग का भी प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो हमारे जो फॉलो करना है हमारी कंट्री के अंदर। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अपने पास रखनी है, अपने पास तो आपके बुक के अंदर मेंशन्ड है, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रॉपर फ्लैग्स लगा दिए हैं ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे याद रहे। अगेन मुझे याद आ रहा है कि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने आपको ये बात बताई कि नहीं, कि मेरी जो भी कोई आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए ना, A to Z नोट्स, लाइक विद दिस फोटोग्राफ, छोटी छोटी फोटोग्राफ्स हो गई, ये हर एक चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो जाना वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, दैट इज़ स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। ठीक है,
वहाँ जा करके लिखना, आपको हर एक जो नोट्स हैं हमें प्रॉपर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के। वहाँ से हमने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है भाई, वहाँ पे चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले कि फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है कि भाई हमारा जो जुडिशरी है उसको कितना इंडिपेंडेंस मिलेगा, वो किसी के भी अधीन नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया है, US से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है DPSP सिस्टम। अब फंडामेंटल राइट्स DPSP सिस्टम भी आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। उसकी PPT मैंने बना दी है फाइनली, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। उसका भी आपका जल्दी से जल्दी मैं वीडियो ले आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रेम्बल में भी समझा चुकी थी, ठीक है। लास्ट इज आपका भाई कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने लिया है क्वाइस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही जो मैंने आपको अभी समझाया प्रॉपर, जो आपका डिवीजन था ना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बस वही जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से लिया भाई, कनाडा से लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और लास्ट इज आपका भाई रेसिडुअल पावर्स। इसका मतलब कि भाई जो भी कोई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी बातें लिखी हैं, सारी बातें मेंशन की है, वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से मानेगी और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेगी, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम लोग कंक्लूडिंग पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमने इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर क्या समझा है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग लेगेसी है, ठीक है। जब भी कोई अपना आंसर लिखो ना, उसको कंक्लूड करोगे तब उसके अंदर सारी बातें, छोटी छोटी बातें लिख देना आपका, ये भाई अपना आंसर लिख दिया है, ख़त्म कर दिया है अब अपना आंसर, ठीक है। क्या भाई कि हमने जितनी भी अपने एस्पायरेशंस हो गए, अपने गोल्स हो गए, अपनी वैल्यूज़ हो गई, हर एक चीज़ को हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेंशन किया है। हमारे जो ये BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, ठीक है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, हमने अलग अलग प्रोविजंस जो है वो हमने बाकी कंट्रीज से लिए हैं। हमने भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रेरित किया है किसको, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग फंडामेंटल वैल्यूज़ देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देख सकते हैं, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। अब साइड में ना मैंने छोटी सी ऐसी ये जो फ़ोटो लगाई है संविधान की, ये एक लिटरली ट्रस्ट मी बहुत अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। आपको नॉर्मली यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको जब ये चैप्टर समझना होगा ना, या फिर आपके जब टीचर्स आपको बोलेंगे कि आपको समझाना है इस चैप्टर को, या फिर आपको एक PPT बनानी है, या फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिकल्स बेसिकली, तो अगर आपने ये वाली जो पूरी की पूरी सीरीज़ है संविधान की, अगर आपने वो देखी हुई है, ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा जाएगा वो प्रैक्टिकल, ठीक है। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है ये, सीरीज़ है प्रॉपर, छोटी सी सीरीज़ है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी है ये, एंड इसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी कि हमारा जो संविधान है वो बना कैसे, क्या क्या चीज़ें हुई, हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। सो वेल गाइज, विद दिस आपका फाइनली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज योर आपका भाई राइट्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके ऊपर की वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, दीज आर ऑल माई लिंक्स कि भाई कहाँ कहाँ मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, टेलीग्राम पे हूँ, ठीक है। यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ही है, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उस पार्ट को प्रॉपर आपको समझा सकूँ इन माय शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय। क्या ही है